This is Kim Jong-un, ruler of North Korea. He has nuclear weapons, and his family has ruled over their people using violence and terror for over 70 years. नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके ऊपर यूएस ने और यूएन ने शायद ही ऐसा कोई सैंक्शन होगा जो लगाया नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोरिया पे जो ये सैंक्शंस का सिलसिला है ये शुरू कहाँ से होता है और ये सैंक्शंस लगाए भी क्यों जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि यूएस और यूएन के सैंक्शंस के दबाव में अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ईरान जैसी कंट्रीज अपना जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पे जितने ज्यादा सीवियर सैंक्शंस लगाए जाते हैं उतने ही ज्यादा वो मिसाइल टेस्ट करता है। तो नॉर्थ कोरिया ने ऐसी क्या जीत पकड़ रखी है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, भले ही उसकी इकोनॉमी कितनी भी कोलैप्स कर जाए। इन सारी चीजों को हम क्रम से समझते हैं। तो देखो, हमारी कहानी शुरू होती है 1953 से। कोरियन पेनिनसुला पे जो कोरियन वार चल रही थी वो समाप्त हो गई और कोरियन पेनिनसुला दो भागों में बट गया, जहां नॉर्थ की साइड में नॉर्थ कोरिया और साउथ की साइड में साउथ कोरिया था। जहां साउथ कोरिया पे यूएस का इन्फ्लुएंस था और वहां पे डेमोक्रेसी प्रॉस्पर हुई, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और वहां पे तानाशाहियत पनपी। और जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह था वो स्टार्टिंग से ही चाहता था कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन हो, एक अपने रिजीम की सिक्योरिटी के रूप में, ताकि कल को यूएस कंट्रीज या उसकी एलाइज नॉर्थ कोरिया में तख्ता पलट करने की कोशिश ना करें। तो आप ये समझ लो कि नॉर्थ कोरिया का जब से जन्म हुआ तब से ही उस कंट्री ने ठान लिया था कि मुझे न्यूक्लियर वेपन चाहिए ही चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सोवियत यूनियन भी नहीं चाहता था कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन आए। इसीलिए 1960 में उसने नॉर्थ कोरिया के सामने एक एग्रीमेंट रखा। सोवियत यूनियन ने कहा कि हम आपके यहाँ पे एक हल्का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे जिसके थ्रू आपकी जो एनर्जी सप्लाई है वो पूरी हो पाए और आपकी इकोनॉमी ग्रो कर पाए। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन कर दो और ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का सपना है इसको छोड़ दो। अब इस ट्रीटी पे साइन करते करते नॉर्थ कोरिया को लग गए 15 साल और 1985 में जब उसने इस ट्रीटी पे साइन किया उसके बावजूद भी इस ट्रीटी को उसने कभी सीरियसली फॉलो नहीं किया। क्योंकि जब भी कोई कंट्री नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करती है तो उसको रिपोर्ट देनी होती है ये कि उसके पास कितना न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कितना उसके पास प्लूटोनियम है, कितना उसके पास यूरेनियम है। और ये जो रिपोर्ट है वो ट्रीटी साइन करने के बाद देनी होती है। पर इस रिपोर्ट को देने में ही नॉर्थ कोरिया ने 7 साल लगा दिए और जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर ने इसकी जांच की तो पता चला कि इनके पास तो बहुत ज्यादा प्लूटोनियम है और रिपोर्ट में तो ये बहुत कम दिखा रहे हैं। तो जब नॉर्थ कोरिया से फर्दर जांच की डिमांड की गई तो उन्होंने इस ट्रीटी को ही छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं, इसके बाद नॉर्थ कोरिया को रोकने की कभी कोशिश नहीं की गई, उनसे बातचीत करने की कभी कोशिश नहीं की गई। एक्चुअली जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो उसके 3 सालों बाद 1994 में 4-5 महीने की नेगोशिएशन के बाद यूएस ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक डील किया कि हम आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना के दे रहे हैं जिससे आप अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो और इसके अलावा हम आपको 5 लाख टन फ्यूल ऑयल भी देंगे एनुअली। बस आपने करना क्या है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम है इसको बंद कर दो। नॉर्थ कोरिया ने तो एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो फिर भी नॉर्थ कोरिया है। बाद में यूएस की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी के बावजूद चोरी चोरी यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी ये डील भी गई डस्टबिन में। दोबारा बातचीत शुरू होती है 2003 में और ऐसा लगता है कि इस बातचीत से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल कर दिया और एक गुड जेस्चर दिखाते हुए अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया को जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट थी उससे बाहर निकाल दिया। पर 5-6 सालों बाद नॉर्थ कोरिया ने फिर से जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो नॉर्थ कोरियन लीडर्स थे उनका जो स्पॉर्डिक बिहेवियर था कि वो कब क्या कर देंगे, कब किस ट्रीटी से बाहर चले आएंगे, इससे भी यूएस बहुत तंग आ चुका था। ओवर टाइम नॉर्थ कोरिया ने बहुतों बार कोशिश की कि साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है उनको असैसिनेट करा दें। इसके अलावा मिलिट्री और सिविलियन प्लेन से इन्होंने फायरिंग भी कराई। 1968 में अमेरिका के शिप को भी कैप्चर किया। तो अब यूएस को समझ में आ रहा था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकती, तो कन्वेंशनल विजडम यही कहती थी कि अब बारी आ गई है सैंक्शंस की। फिर ढेरों सारे सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगाना शुरू किया गया, मिलिट्री इक्विपमेंट से लेके लग्जरी गुड, रॉ मटेरियल, यहाँ तक कि फूड। और इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड्स थी वो सारी कुछ बंद कर दी गई। धीमे धीमे इससे कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से टूटती चली गई। माल न्यूट्रिशन, डेथ, डिजीज, पॉपुलेशन डिक्लाइन और अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक फेलियर होना था वो सब कुछ हो रहा था। और पिछले 30 सालों में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया में तो केवल भूख से मर गए। और विश्वास करो इसमें सैंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया अब भी मिसाइल टेस्ट करता ही है और इसके अलावा जो उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है उनकी संख्या तो वो बढ़ा ही रहे हैं।
और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस पूरी तरह से काम नहीं करते, क्योंकि सैंक्शंस ना डेमोक्रेसी में तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं सैंक्शंस के आगे झुकने को, लेकिन जब बात ऑटोक्रेसी की होती है तो वहाँ सैंक्शंस उतने कारगर नहीं होते। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, सैंक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं ना ताकि जब सिविलियन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे महंगाई आएगी, सारी चीजें महंगी मिलेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिरेगी, तो जो जनता है वो ऑटोमेटिक प्रेशर बनाएगी गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट सत्ता खोने की डर से सैंक्शंस के आगे झुक जाएगी। पर नॉर्थ कोरिया के केस में ऐसा नहीं है। जब वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो उसके लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो नैरेटिव बनाती है कि इसका जिम्मेदार यूएस और यूएन है। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया वर्चुअली पूरी दुनिया से अलग है, उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो वहाँ का लीडर जैसा चाहता है वैसे नैरेटिव को तैयार कर देता है। तो जितने ज्यादा सीवियर सैंक्शंस लगते हैं और जितनी ज्यादा वहाँ की इकोनॉमी खराब होती है, उतना ही वहाँ के आम नागरिकों में यूएस और यूएन के प्रति जो है ना एनिमोसिटी बढ़ती है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया थोड़ा बहुत सैंक्शन से बच भी लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, कुवैत हो गया, इन सारी कंट्रीज में आपको ठीक ठाक आबादी में नॉर्थ कोरियन वर्कर्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे इनको कोई ऑफिशियल वर्क मिलता है, वहाँ पे जाके वो लोग बहुत मैनुअल, बहुत जो छोटा काम होता है उसको करते हैं। इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। जैसे रसिया और चाइना और कुवैत जैसी डेवलप कंट्री को बहुत सस्ते मैनुअल लेबर मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये मैनुअल लेबर अपनी कमाई को वापस अपने परिवार के पास नॉर्थ कोरिया में भेजते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को ठीक ठाक मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल जाता है, जिससे वो काफी कुछ चीजें परचेस कर लेते हैं और वो उनकी इकोनॉमी को दम नहीं तोड़ने देती, ऑक्सीजन का काम करती है। और इसके अलावा आपको पता है ठीक ठाक मात्रा में ब्लैक मार्केट भी होती है, जो सैंक्शंस को एवॉइड करने के लिए ही होती है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, उसमें ठीक ठाक रोल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का भी है। जैसे चाइना और रसिया कभी नहीं चाहेंगे कि जो यूएस के लिए इतना बड़ा हेडेक बना हुआ है नॉर्थ कोरिया, उसकी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो जाए। इसीलिए आप देखोगे कि इतने सैंक्शंस के बावजूद चाइना नॉर्थ कोरिया को ठीक ठाक मात्रा में कोयला, ऑयल और फूड ये सब प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल्स को टेस्ट भी करता है और दूसरी तरफ कहता है कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। तो देखो, सच बताऊं तो वो सब बस दिखाने की बातें होती हैं। नॉर्थ कोरिया के लिए, या फिर मैं स्पेसिफिकली कहूं कि नॉर्थ कोरियन जो लीडर्स हैं, जैसे इस समय किम जोंग उन है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी खतरे की बात है वो रिजीम चेंज की। आपको याद होगा कि 2003 में जो लीबिया का गद्दाफी था, उसने यूएस के कहने पे अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको बंद कर दिया और 8 सालों बाद गद्दाफी की जो डेड बॉडी थी वो पब्लिक डिस्प्ले में थी। तो जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है उसके लिए भी ये डर बना हुआ है कि एक ही चीज तो है जो यूएस को या उसकी एलाइज कंट्रीज को नॉर्थ कोरिया में घुसने से या तख्ता पलट कराने से रोकती है, और वो है न्यूक्लियर डिटरेंस। कल को अगर नॉर्थ कोरिया ने सैंक्शंस हटाने के लिए या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो क्या लगता है आपको यूएस वहां पे तख्ता पलट नहीं कराएगा? बड़ी सी बड़ी कंट्री में यूएस बहुत आराम से तख्ता पलट करा लेता है, रिजीम चेंज करा लेता है, तो नॉर्थ कोरिया किस खेत की मूली है? और 50 बार यूएस ऑफिशियल्स की ये धमकी रहती है कि अगर किम जोंग उन ने अपने न्यूक्लियर वेपन को नहीं छोड़ा तो उसकी हालत गद्दाफी जैसी होगी। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी 2018 में इस बात को कहा था कि अगर नॉर्थ कोरिया कोई डील नहीं करता है तो किम जोंग उन की भी हालत गद्दाफी जैसी होगी। पर किम जोंग उन को पता है कि हकीकत तो ये है कि जब वो डील कर लेंगे तब उसकी हालत गद्दाफी जैसे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वैसे भी यूएस की ओर से भी काफी ज्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। जब यूएस में प्रेसिडेंसी चेंज होती है तो नॉर्थ कोरिया को अप्रोच करने का तरीका भी चेंज होता है। कभी कोई यूएस गवर्नमेंट थोड़ा सॉफ्ट होती है नॉर्थ कोरिया पे, तो कभी कभी बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया को भी काफी दिक्कत होती है एक ट्रस्ट बिल्डअप करने में, जब 4 सालों में पॉलिसी के चेंज होने का खतरा बना रहता है। और वैसे भी अमेरिका की इमेज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके उतनी अच्छी है नहीं। तो आने वाले सालों में यूएस कैसे डील करता है नॉर्थ कोरिया को, ये देखने वाली बात होगी।